नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए शिक्षण कला का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। दोनों इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बताएं कि PYQ पर पकड़ कर लीजिए, इसको आप घोर के पी जाइए क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से आएगा। बहुत सारा ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो टेंशन फ्री रहिएगा। PYQ को पूरा कंप्लीट करके जाइए, आराम से प्रश्न बना के आइएगा इसमें। आप सभी बात समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया कीजिए। देखिए आपसे क्लास तो कर रहे थे पर क्लास को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी, ठीक है। आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए आप सभी। इससे पहले 2 हम शिक्षण कला का पेपर करवा दिए थे, जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, वहां पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। अन्यथा आप सभी लिंक से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, ठीक है। होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न आपसे देखिएगा, जो कि शिक्षण कला का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आपको बताते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं ना, वो प्रॉपर याद हो जाता है। इतना कम जरूर किया कीजिए आप सभी। स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि जो होता है ये आपका विषय केंद्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे बिल्कुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन है कि बच्चों को विशेष तथ्य एवं उदाहरण देने से पहले उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो बच्चों को विशेष तथ्य या उदाहरण देने से पहले उसे क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, समान नियम और सिद्धांत उसको सबसे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए या बताना चाहिए, तभी उसको तथ्य और उदाहरण दे के कोई भी चीज हम समझाएंगे। बात समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। अनुभवजन ज्ञान वह है जिससे विद्यार्थी प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, उसका अपना अवलोकन से प्राप्त करता है। याद रखिएगा आप सभी, किससे प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा अपना अवलोकन से करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोशिश करेंगे कि इसी सेशन में आपको प्रश्न याद करवा दे क्योंकि समय बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि भावात्मक क्षेत्र के उप समूहों का सही क्रम क्या है। तो देखिए भावात्मक क्षेत्र की यहाँ पर बात किया गया ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। भाग लेना होगा, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण करना, संगठित करना और चरित्र चित्रण करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपका बिल्कुल रिपीट किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रश्न गलती किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, आयोग क्या करता है पता है कि जो प्रश्न ज्यादा गलती बच्चे करते हैं ना, उसी प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता है, ठीक है। तो इस पे विशेष गौर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कीजिएगा कि मोनो शरीर क्रियात्मक क्षेत्र जिसे डोमेन कहा जाता है, इसको सिम्पसन के द्वारा कब वर्गीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा ये आपका 1972 में किया गया था। कब किया गया था, 1972 में। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का आंसर कीजिएगा आप सभी कि समस्या समाधान विधि है। बता सकते हैं समस्या समाधान विधि क्या है। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाए तो आपको क्या करना है पता है, ऑप्शन पे गौर करना है। ऑप्शन में कोशिश कीजिएगा कि जो बड़ा वाला है, अगर कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन का लेंथ आपको बड़ा लगे ना, उसको टिक करके आप निकल जाइएगा। आंसर 90% केस में सही होता है, ठीक है, 90% केस में सही होता है। अन्यथा आप टेस्ट में लगा के देखिएगा। ये मेरा अनुभव आपको हम बता रहे हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जिस भी क्वेश्चन में ऑप्शन का लेंथ बड़ा रहे उसको टिक करके आपको निकल जाना है अगर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी वाला हो जाएगा कि विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं से रूबरू कराकर और उन्हें हल कराने का अवसर और स्वतंत्रता देकर उनके दिमाग को प्रशिक्षित करती है, ठीक है। तो ये समस्या समाधान की विधि है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं से रूबरू कराकर, ठीक है, सबसे पहले वास्तविक समस्या क्या है उससे उसको रूबरू करवाना है। उसके बाद क्या करना है, हल करने का अवसर देना है उसको, और स्वतंत्रता देकर उनके दिमाग को प्रशिक्षित ये करती है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। करती है या करना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण है। चलिए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन समझिएगा, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। लक्ष्योन्मुख विधि हो जाएगा, रचनात्मक विधि हो जाएगा और चयनात्मक विधि हो जाएगा। बात समझ गए।
क्वेश्चन में 8 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। नाटक रोल प्ले का उद्देश्य कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या मनोरंजन और आनंद है? बिल्कुल है। सामाजिक कौशल का विकास, ये भी आपका एक नाटक का होता है भाग। बातचीत कौशल का विकास, ये भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा कि रिहर्सल अवश्य करना, यह आपका नाटक रोल प्ले का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। समय सीमा के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, समय सीमा के आधार पर पाठ योजना आपका 3 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। 3 प्रकार का, पहला होगा दैनिक पाठ योजना जो 1 दिन के लिए योजना होता है। दूसरा होता है साप्ताहिक पाठ योजना जो 1 सप्ताह के लिए होता है। तीसरा आपका मासिक पाठ योजना जो 1 महीने के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की पाठ योजना सरल और सटीक है? किस प्रकार की पाठ योजना सरल और सटीक है? तो याद रखिएगा, दैनिक पाठ योजना ये आपका सरल और सटीक होता है। माध्यमिक में हो जाएगा आपका साप्ताहिक पाठ योजना, और उसके बाद कह सकते हैं कि जो कठिन होता है वो आपका मासिक वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक कौन है? तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। D.W. एलन और किथ एचिसन जो है ये आपका सूक्ष्म शिक्षण का जनक है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद जो होता है वो कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना, ये पहला इसका पद होता है, याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना, ये सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद है। देखिए, सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपसे यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। देखिए, क्लास तो आपसे करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते, ये गलत बात है। मेहनत तो आप ही के लिए कर रहे हैं, क्या मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं? नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको हम पूरा शिक्षण कला कंप्लीट करवा दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। बात समझे? तो ये आपके भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रीवियस पेपर वही जो पूछा गया है वही आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, ताकि आराम से प्रश्न बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक करके आप शेयर जरूर किया कीजिए। आप सभी लाइक और शेयर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं आपको? क्या इससे हमको बेनिफिट है? नहीं, और भी बच्चे के पास चल जाएगा तो वो बच्चे देख लेगा, उसका भी भलाई हो जाएगा। इसमें कंपटीशन बिल्कुल आपको नहीं रखना है, क्योंकि सिर्फ पास करना है हमको। बात समझे? बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन 13 का राइट आंसर कीजिएगा। शिक्षण की योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया? सत्य नहीं है शिक्षण योजना के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन पढ़िएगा आप सभी, शिक्षक को विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। ये बिल्कुल होनी ही चाहिए, जब तक नहीं होगा तो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा, योजना तैयार कर पाएगा कि क्या करना है नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि शिक्षक कक्षा में आक्रामक हो जाते हैं, ये शिक्षण योजना के बारे में सही कथन नहीं है। आक्रामक आपको नहीं होना है, रूढ़िवादी आपको नहीं बनना है। बात समझिए आप सभी, तो ऑप्शन में इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। तीसरा भी देख लीजिएगा कि छात्रों को नियमित रूप से सार्थक फीडबैक प्रदान करने के तरीकों की योजना बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए कि किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो फीडबैक देगा तो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल सही हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों लेखों की प्रतियों आदि पर निर्णय लें और आदेश दे कि जिनकी आवश्यकता होगी। तो बात समझिए, जो भी पाठ्य पुस्तक है उसके लेखकों के प्रति आदि आपको निर्णय लेना है और जो भी समस्या है उसको बताना है आप सभी को। तो इसका ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर है कि वो गलत था। अगला है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षार्थी के सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है और आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतः क्रियात्मक सेटिंग में सीखने की प्रक्रिया का आधार है? तो ये आपका वाइगोत्स्की का आपका रचना सिद्धांत है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा 14 का। चलिए, अगला है कि पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिल्कुल आसान और सरल प्रश्न है। श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति होता है पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ, श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ताओं अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? तो यहाँ उपयोगकर्ताओं के अध्ययन की एक प्रत्यक्ष विधि आपको बताना है। प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या बता रहे प्रश्न? बिल्कुल, तो राइट आंसर होगा पुस्तकालय अभिलेखों का विश्लेषण करना। यह आपका उपयोगकर्ताओं की अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। बात समझे? चलिए, जबकि प्रत्यक्ष विधि की बात किया जाए तो ये प्रश्नावली, गतिविधि, अनुसाधन और आपका डायरी, ये सभी क्या है? ये आपका प्रत्यक्ष विधि है, जबकि पुस्तकालय अभिलेखों का विश्लेषण ये अप्रत्यक्ष विधि है।
अगला है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का आधार निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है कि, यह कथन क्या बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। याद रखिएगा आप सभी, तो ये समाज ही बताता है पुरुष और स्त्री में भेदभाव। बात समझे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिन से अपने पेशे के प्रति डैश समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा सी, ऑप्शन नंबर ईमानदारी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, समझ रहे क्वेश्चन को, कि एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिन से अपने पेशों के प्रति ईमानदारी, समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। तो ईमानदारी से समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, एक शिक्षक ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है क्योंकि वह, बता सकते हैं कि एक शिक्षक ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है क्योंकि वह देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखा सकता है। बात समझे? जो देश का भावी नागरिक होता है इसको सही राह दिखा सकता है, जिसके कारण से वो समाज में बिल्कुल प्रगति पाएगा, सही जगह पर जा सकता है, सही रास्ता को अपनाएगा। तो ये एक शिक्षक का देन भी होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ डैश है। देखिए, शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, आपको क्या बताए थे कि अगर प्रश्न कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जो लेंथ बड़ा है ना पहले उसको प्राथमिकता दे दीजिएगा आप सभी, और आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? अगर ऑप्शन पढ़ के आंसर छांट पा रहे तो दिक्कत नहीं है, नहीं छांट पा रहे, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप सभी लंबा वाला ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। बस इतना सा हम बता रहे, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। देखिए, इसका लेंथ बड़ा है ना, बिल्कुल है। ये वाला टिक तभी करना है जब आपको नहीं पता होगा, ठीक है, अन्यथा ऐसा नहीं कि आपको शुरू में टिक कर देना है, पता चलेगा प्रश्न में गलती हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं का स्वतंत्र विकास तथा दूसरों की स्वतंत्रता की पहचान ताकि वे समान ढंग से विकसित हों, ये आपका शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ है। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुश्रवण करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हैं? तो नैदानिक मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुसरण करता है वो आपका नैदानिक मूल्यांकन है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संख्यात्मक मानों की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा आकलन तकनीकी छात्र की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास की सापेक्ष मापने पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानदंड संदर्भित आकलन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि कौन सा आकलन तकनीकी छात्र की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मापने पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, मानदंड संदर्भित आकलन होगा। बात समझे आप सभी? अगला है कि एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा होता है। तो जो एक शिक्षार्थी होता है इसका विकास किससे जुड़ा होता है? संज्ञात्मक विकास से जुड़ा होता है, बी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, किससे? संज्ञात्मक विकास से। अगला है कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, बता सकते हैं? जो बच्चे कक्षा में रहेगा वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, ये निर्णय किसका होता है? क्या आपका होगा, प्रधानाचार्य का होगा? अगर आप टीचर हैं तो ये तो दायित्व आपका होगा ना, कि माता पिता का होगा? नहीं, माता पिता का क्यों होगा? बच्चा स्वयं क्यों देखेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं बनता है। प्रधानाचार्य ऑफिस का कार्य करेगा कि क्लास देखने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। ये शिक्षक का दायित्व होता है कि कक्षा में बच्चे क्या पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। माता पिता घर में देखेगा, ना कि आपका कक्षा में। छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? तो देखिए, छात्रों को पढ़ाई करने के लिए अगर प्रेरित करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका सीखने की कौशल, उसके बाद व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? बता सकते हैं क्या? जीव विज्ञान करता है? नहीं, यहाँ पर्यावरण की बात किया गया है। तो जब भी पर्यावरण की बात किया जाए तो ये आपका भूगोल से हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास आपका भूगोल करता है। बात समझिए।
अगला है कि आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्म खोज की प्रक्रिया है। ऐसे छात्र को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आंतरिक प्रेरणा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो मानते हैं कि छात्र स्वाभाविक रूप से क्या है, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है, और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्म खोज की प्रक्रिया है और ऐसे छात्र को सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है, चाक बोर्ड का एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। चाक बोर्ड जो होता है पता है, तो ये किस प्रकार की एक शिक्षण सामग्री है? राइट आंसर हो जाएगा दृश्य सामग्री होगा। जो आप लिखते हैं वो क्या है, दृश्य सामग्री होगा, क्योंकि वहाँ बच्चे देख के सीखता है, बोलते हैं तो वो सुन के सीखता है। बात समझिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 30 नंबर है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आप कक्षा में मिट्टी विषय को पढ़ाने का निर्णय लेते हैं, मृदा को पढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री विषय को पढ़ाने में सबसे अधिक साबित होगी? बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा, विभिन्न मिट्टी के नमूने। ध्यान दीजिएगा, अगर मिट्टी विषय पढ़ा रहे हैं तो उसका अलग अलग मिट्टी का नमूना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप सभी? सबसे अधिक यही साबित होगा कि अलग अलग मिट्टी का नमूना चाहिए, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सभी का नमूना दीजिएगा तो बच्चे समझेगा बड़ी जल्दी से। बात समझ रहे हैं कि हाँ भैया ये काली मिट्टी है बच्चों, ये आपका जलोढ़ मृदा है, ये आपका लेटराइट मृदा है, ये आपका पर्वतीय मृदा है, ये मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है। तो अगर उसको नमूना दिया जाए तो वो जल्दी से चीज़ें समझ पाएगा। चीज़ें समझ में आया आपको? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 31 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में हुआ था, बताएं आप सभी को। लॉर्ड माउंटबेटन जो था, माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान और भारत का विभाजन किया गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी किया और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया था। बात समझे आपसे? बिल्कुल। तो इस समय जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना जो आया था कब आया था? 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर जिसका भी हिस्ट्री या कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान वाला सेक्शन होगा, ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। अगला है, भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? या जीके जीएस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक वन की बात किया जाए तो एमपी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। बट यहाँ पर छोटा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ अगर सबसे छोटा की बात किया जाए तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए। बट यहाँ पर हरियाणा नहीं है, पंजाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पंजाब, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से टिक करना था आपको। अगला है, समाजवादी का लक्ष्य निम्न पर आधारित समाज की स्थापना करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक कानून के अलावे लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करने का विकल्प चुना था? नमक कानून तो तोड़ने का एक विकल्प था ही, वहाँ पर कर से मुक्त होना था ही, इसके अलावा एक चौकीदारी कर से भी मुक्त करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो। अगला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने UNWTO के साथ साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अपना भारत देश ने किए हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि डैश वह स्थान है जहां हम भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं। तो बता सकते हैं वो कौन सा स्थान है जहां भोजन और खेल का स्टॉल मिलता है? क्या लगता है सर्कस में मिलता है? नहीं, सर्कस तो हम सभी देखने के लिए जाते हैं, स्कूल में स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, मेला में आपको भोजन भी करने के लिए मिल जाएगा, खेल सामग्री भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? तो मेला में आपको भोजन करने भी मिलेगा, नाश्ता भी मिल जाएगा, सामान भी मिल जाएगा, चाउमीन भी मिल जाएगा, चाट भी मिल जाएगा, गुल्फी भी मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल मिलेगा। अगला है कि व्यवसाय से आपको जीविकोपार्जन मिलता है और पेशा जिसे व्यवसाय कहा जाता है और कार्य एक समान है। बता सकते हैं पेशा और कार्य क्या होता है? एक समान होता है या व्यवसाय से आपको जीविकोपार्जन मिलता है?
देखिए पहला कथन जो है ना ये बिल्कुल सही है कि व्यवसाय से हमको जीविकोपार्जन मिलता है। बिल्कुल कोई व्यवसाय करेंगे तो उससे मेरा जीवन निश्चित चलेगा, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा नंबर जो था कि पेशा और कार्य एक समान होता है, नहीं, गलत बात है। पेशा अलग है और कार्य अलग है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य होता है। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है तो उसका कार्य अलग है, कोई भिंडी बेच रहा है तो उसका कार्य अलग है। तो पेशा अलग होता है और कार्य अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आयोग के अनुसार ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है? बिल्कुल सही है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से हड्डी और मांसपेशी कमजोर होती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। सौंदर्य विटामिन का नाम विटामिन ई है, यह भी कथन बिल्कुल सही है कि विटामिन ई को हम सभी सौंदर्य विटामिन कहते हैं। अगला है पेला ग्रह विटामिन बी1 की कमी से होता है, गलत बात। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। पेला ग्रह रोग जो होता है जिसे 3D सिंड्रोम कहते हैं, ये विटामिन बी3 की कमी से होता है, याद रखिएगा। आप सभी बात समझे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बात समझे। अगला है कि भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना क्या कहलाता है? तो भूमि का एक टुकड़ा है और उस पर पूर्व नियोजित क्रम में अगर अलग अलग फसल हम उगा रहे हैं अलग अलग समय में, तो इसे क्या कहते हैं? फसल चक्र या बदलकर फसल उगाना कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए फसल चक्र यहाँ पर भी दिया हुआ है, बट आयोग की तरफ से ये वाला ऑप्शन लिया गया। ठीक है, फसल चक्र जिसे बदलकर फसल लगाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? देखिए अगर कुल की बात किया जाए ना तो कुल 9 पिन कोड जोन में बांटा गया है, बट यहाँ पर आयोग की तरफ से 8 आंसर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सी की तरफ से जा सकते हैं हम सभी। बट अगर बात किया जाए कि कुल कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है तो 9, जिसमें कह सकते हैं कि 8 जो है वो आपका क्षेत्रीय पिन कोड है, याद रखिएगा, क्षेत्रीय कार्य के लिए, और एक होता है कार्यात्मक क्षेत्र के लिए जो सेना के लिए शामिल है, बात समझे। तो एक सेना के लिए है, बाकी बात क्षेत्रीय कार्य के लिए 8 है, तो क्षेत्रीय कार्य के लिए ही लिया गया आंसर। उसके बाद है आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई जोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में होगा 2 बार, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में पूरा आपको जीके जीएस वाला सेक्शन और आपका पर्यावरण वाला, और उसके बाद जो है कि फिर हम आपको शिक्षण कला वाला पूरा चीज़ें कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे पहले जो सेशन हुआ था वो जाके आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।